चल आधी शादी कर ले। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, कोई बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? हाँ तो खुद कर लिया करो ना अपना काम, ठीक है? मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें कुछ कहता ही नहीं। हाँ तो क्यों की शादी फिर मुझसे? मैंने कहा था क्या? अरे गलती हो गई, क्या करूं, अब पछता रहा हूं। हाँ तो अभी भी वक्त है, छोड़ दो। मैंने कहा मना किया है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है सच में। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। जब देखो सारा मूड खराब कर देती हो। हाँ जैसे तुम्हारा चेहरा देखकर तो मेरा चेहरा खिल जाता है ना। हटो मेरी नजरों से, दूर रहो। हाँ जा रही हो, ये लो अपना टिफिन। नीरज जब से समझदार हुआ था उसने अपने मम्मी पापा को शायद इसी तरह देखा होगा। वो बड़ा होता गया लेकिन उसके मम्मी पापा की ये बातें कभी खत्म ही नहीं हुई। आपकी नौकरी लग गई है भैया और मैं कॉलेज में हूँ। हम दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन इन दोनों को देखो, आज भी वैसे ही लड़ते आए हैं। अरे होता है, सबके घर में होता है नीरव, तो ज्यादा सोच मत। क्यों ना सोचूं, जब भी सुबह होती है इनका लड़ना चालू हो जाता है। क्या सबके माता पिता ऐसे ही होते हैं? हाँ सबके माता पिता ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद में ये चीजें तो होती रहती है। आपकी शादी होगी तो आप भी ऐसा ही करोगे? अरे नहीं, मैं मम्मी पापा की तरह रोज नहीं लड़ूंगा अपनी बीवी से। मुझे तो यही लगता है कि आपका रिश्ता इन दोनों से तो बेहतर ही होगा भैया। हाँ इन्हें तो हर बात पे एक दूसरे से लड़ना होता है। कभी देखा इन दोनों को सीधे मुंह बात करते हुए? नहीं तो, मैंने तो बचपन से बस इन्हें ऐसा ही देखा है। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ तो जाओ ना, तुम ही कुछ दिन मायके क्यों नहीं चली जाती हो? अरे कुछ दिन क्यों, ज्यादा दिन के लिए ही चली जाऊंगी। लो, हो गया कल्याण। नीरव ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी अच्छी खासी नौकरी भी लग गई थी। नीरव के पापा ने अब रिटायरमेंट ले लिया था और कमल की अब शादी हो चुकी थी। जब देखो सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। अरे तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा है ना। लाओ टीवी का रिमोट मुझे दो, मुझे अपना सीरियल देखना है। वही रोज घर तोड़ने वाले सीरियल देखती रहती हो। अरे आपसे शादी करके तो वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, अब टीवी भी ना देखूं क्या मैं? जो करना है करो। आपको कितनी बार कहा है कि अपने गीले कपड़े बिस्तर पर मत रखिए, मेरी बात सुनते क्यों नहीं आप? अरे तुम बोलती ही इतना हो कि कितना सुनूंगा मैं। क्या मतलब मैं ज्यादा बोलती हूँ? हाँ, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते तभी तो मुझे इतना ज्यादा बोलना पड़ता है, समझे आप? जब से तुमसे शादी हुई है ना, समझ ही रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। हाँ जैसे मुझसे शादी करके तो आप बहुत पछता रहे हैं ना। पहली बार जिंदगी में कोई अच्छी और सच्ची बात किया तुमने। क्या कहा? अरे ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी समझदार पत्नी मिल गई है आपको, वरना कोई और आती ना तो आपको पता चल जाता कि पत्नी होती क्या है। वो तो अभी मुझे पता चल ही गया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपसे शादी करके। हाँ तो मेरी कौन सी जन्नत हो गई है? तो ठीक है ना, चली जाती हूं मैं। कब जाना है? उस दिन की टिकट निकलवा देता हूं। मम्मी जी पापा जी दोनों शांत हो जाओ। जा बहू, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। बहू मेरे लिए भी एक कप बना दियो चाय। तुम्हारी सास की बकबक सुनकर सर दुख रहा है मेरा। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, कह रहा था कि चाय में अदरक डाल देना ताकि सुनने की शक्ति मिल सके। अरे नीरव तुम आ गए, तुम चाय पियोगे? नहीं भाभी, आप सब पीजिए, आप सबको लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। मैं ना किसी से लड़ता हूँ ना झिक झिक करता हूँ, बस अपने में खुश रहता हूँ। सही है भाई तू। अरे नीरव सुन तो, आज वो नागपुर वाली मौसी का फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी। कोई लड़की है उनकी नजर में? माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे पूरी बात तो सुनकर जा। फिर भाग गए देवर जी। इससे जब भी शादी की बात करते हैं तो भाग जाता है या टाल देता है। सही है ना, खुद को बराबर होने से बचा रहा है। क्या? अरे तू चुप कर। नीरव 26 का हो गया है और जब भी उसकी शादी की बात करो तो हमेशा ही भागने के बारे में सोचता है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई हो जिसे वो प्यार करता हो। हाँ माँ जी, लगता है देवर जी को कोई पसंद आ गई है, इसीलिए तो हर बार शादी की बात को टालते रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, जिससे चाहे उससे शादी कर ले। हमारे घर में रोक टोक थोड़ी ना है किसी को। हाँ लेकिन बता भी तो नहीं रहे ना देवर जी कि किससे प्यार करते हैं। शायद वो लड़की हमारी कास्ट की ना हो, इसलिए बताने में शर्मा रहा हो। अरे आजकल तो सब चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुझे लगता है माँ जी हमें उनसे बैठकर बात करनी चाहिए कि हमें मंजूर है जो भी लड़की हो उनकी ज़िंदगी में। हाँ, आज ही बात करते हैं उससे। सुन रहे हैं ना आप? अरे सालों से सुनी तो रहा हूं मैं। हाँ तो कभी कभी कुछ कह भी दिया करो, समझदारी वाली बात। तुम हो ना, उसके लिए तो सारी समझदारी की बातें तुम ही कर लेती हो। आपसे बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना, हम सब रात को नीरव से बैठकर बात कर लेंगे कि आखिर वो लड़की है कौन। नीरव का हर बार शादी से बचने का कारण जानने के लिए सबने तय किया कि वो सब रात को खाने के बाद नीरव से बात करेंगे। खाना खाने के बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि कौन बात को शुरू करेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना दूल्हा इसमें। हाँ, कितनी अच्छी शेरवानी पहनी है। ऐसी शेरवानी हमारे नीरव पर भी बहुत अच्छी लगेगी, है ना? हाँ देवर जी, माँ जी सही कह रही है। ऐसी शेरवानी ना आप भी बना लीजिए अब। अरे भाभी, परिवार में किसी की शादी है क्या जो ऐसी शेरवानी बनवा लो? और किसी की क्या होगी, अब तो तेरी ही बारी है शादी की। हाँ देवर जी, अब तो आप इस घर में हमारी देवरानी ले ही आइए बस। नीरव देख, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो। हाँ, और किसी कास्ट की भी हुई तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर से ये शादी वादी की बात लेकर बैठ गए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। नीरव, अब तेरी उम्र हो गई है बेटा, शादी अब नहीं करेगा तो कब करेगा? मैं कभी नहीं करूंगा शादी, समझे आप लोग? देख, अगर कोई है जिससे तू प्यार करता है तो हम उसके घर वालों से बात कर लेंगे। प्यार? वो क्या होता है? इस घर में मैंने आप सबके बीच कभी प्यार देखा ही नहीं। जब से होश संभाला है तब से बस झगड़ते हुए ही देखा है। पहले मम्मी पापा को, फिर आप दोनों को। मुझे इस शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है तू नीरव? क्या क्या बोल रहा है? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ पापा? आप दोनों ही तो कहते रहते हैं ना कि गलती हो गई शादी करके, नहीं करनी चाहिए थी, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। फिर आप दोनों मुझे क्यों कह रहे हैं शादी के लिए? देख भाई, तू गलत समझ रहा है। छोटे मोटे झगड़े तो शादी में होते ही रहते हैं। इसकी वजह से तू जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, ये कहाँ की समझदारी है? मुझे शादी के रिश्ते में कभी प्यार ही नहीं आया। मैं इस रिश्ते को इस तरह झगड़ते हुए नहीं बिताना चाहता। मैंने भी अगर शादी कर ली तो मैं भी पूरा दिन आप दोनों की तरह बस लड़ता रहूंगा। नीरव, तू मत कर शादी, सही है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वेदिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उसे बढ़ावा क्यों दे रही हो? अगर उसे लगता है कि वो शादी करने के बाद खुश नहीं रहेगा तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन वेदिका, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो मेरी बात मानिए और इस शादी के लिए फोर्स मत कीजिए बस। ठीक है। थैंक यू माँ। माँ जी, नीरव के मन में शादी को लेकर गलतफहमी है। मैं जानती हूँ बहू, इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। नहीं माँ, उसने शादी के एक साइड को देखा है, दूसरे को उसने कभी देखा ही नहीं। तो शादी के दूसरे साइड को भी उसे दिखाना ज़रूरी है ना बेटा। तुम्हारी माँ सही कह रही है। हमारी गलती है कि हमने बस उसे शादी का एक ही रूप दिखाया, दूसरा ना तो उसने देखा और ना ही हमने उसे दिखाया। उसे समझना होगा कि शादी में अगर तकरार है तो प्यार भी वही है। नीरव की बातों को सुनकर सारे परिवार ने यह फैसला किया कि नीरव को अब से शादी के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा। लेकिन नीरव को शादी का असली मतलब समझना होगा, जिससे उसकी गलतफहमी को दूर किया जा सके। अगली सुबह रोज की तरह सबकी झिकझिक जारी है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस में टिफिन टाइम पे दिया करो, देर हो जाती है मुझे। तो मुझे भी 1000 काम होते हैं, घर में आपकी तरह फ्री नहीं होती हूँ मैं। तुमसे बात करना ही बेकार है। अब तुम मत करो ना, कौन कह रहा है बात करने को तुम्हें? मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम ही खाओ अपना टिफिन। कमल नाराज होकर ऑफिस चला जाता है और जानवी भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नीरव ये सब देखता है और अपनी भाभी के कमरे में आता है। ये लीजिए पानी भाभी। तुम मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? हाँ बोलिए ना, क्या करना है? आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है ना, तुम ये टिफिन अपने भैया को दे आओगे। मैंने आज सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई मुझे। आपने सब कुछ उनकी पसंद का बनाया, फिर भी दोनों लड़ रहे थे? अरे वो मुझसे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मैं सुबह से किचन में खड़ी थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं मैं ज़्यादा थक ना जाऊं। ओह अच्छा। कभी कभी प्यार को दिखाने का तरीका गुस्सा ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे भी ना प्यार ही छुपा होता है। अब आप ना मुझे इस शादी के फायदे मत बताइए भाभी, प्लीज। ठीक है, चलो जाओ तुम ये टिफिन उन्हें देकर आओ।
जी भाभी। नीरव टिफिन लेकर अपने भैया के पास आता है और उन्हें देता है। ज्यादा रो रही थी क्या? आपको कैसे पता कि भाभी रो रही थी? अरे इतने सालों से जानता हूँ, पता है कब रोएगी कब हंसेगी। सुन, उसने ना खाना नहीं खाया होगा, उसके लिए मैंने ये चॉकलेट लिया था, उसे दे देना। इतना ही प्यार है भाभी से तो डांटा क्यों? अरे उसकी कमर में सुबह से दर्द था, फिर भी लगी हुई थी मेरे लिए खाना बनाने में, इसलिए मैंने डांट दिया बस। लेकिन तू उसे चॉकलेट दे देना और ये कमर दर्द की दवाई पी, और कहना खाली पेट ना ले। ठीक है भैया। और सुन, घर पहुंचकर कहना कि मैंने खाना खा लिया है, वरना वो भी खाना नहीं खाएगी। अच्छा, आपसे लड़ने के बाद भाभी खाना नहीं खाती? अरे नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने खाना ना खाया हो और उसने अकेले खा लिया हो। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मेरे खाए बिना वो खाना नहीं खाती। हम लड़ते ज़रूर है, लेकिन एक दूसरे के बिना खाना कभी नहीं खाते। नीरव को पहली बार लग रहा था कि उसने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि उसके भैया भाभी एक दूसरे का इतना ख्याल भी रखते हैं। वो ये सोचते सोचते घर आ ही रहा था कि उसे बाहर से अपने मम्मी पापा के लड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये देखो, अभी तक लड़ ही रहे हैं ये दोनों। कभी मैंने प्यार नहीं देखा इनमें। आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह मत सोया कीजिए, आप मेरी कोई बात को मानते क्यों नहीं है? अरे इस तरफ सो भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अरे मुझे नहीं पसंद कि आप इस तरह मेरे बिस्तर की तरफ सोए। आप फिर भी हर बार यही बात करते हैं। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझसे लड़ने का, और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास। आज से अगर मैंने देखा है ना आपको बिस्तर की इस तरफ सोते हुए, तो मैं आपको कमरे से निकाल दूंगी। इन्हें देखो, एक छोटी सी बात को लेकर तमाशा कर रहे हैं। मुरलीधर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि नीरव वहां खड़ा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि मेरा शादी ना करने का फैसला काफी सही था। आप दोनों को देखकर तो मेरा मन और भी पक्का हो जाता है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मुझे बिस्तर के उस तरफ क्यों नहीं सोने दे रही थी? हाँ, क्योंकि उन्हें सोना होगा, और क्या। बेटा, उस तरफ बिस्तर के धूप बहुत आती है दिन को, इसलिए तुम्हारी माँ मुझे कभी सोने नहीं देती। लेकिन मुझे पता है कि धूप उसे भी पसंद नहीं, इसलिए मैं जानबूझकर वहीं सो जाता हूँ। बेटा, वो मुझे टोकती है, रोकती है, झगड़ती है, घर छोड़ के जाने की धमकी भी देती है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ साल में कितने दिन जाती है मायके? वो तो 1-2 दिन में ही हमेशा वापस आ जाया करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि उन्हें मामी पसंद नहीं है। नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मुझे उसके बिना ठीक से नींद नहीं आती। जब भी तुम्हारी माँ मायके जाती थी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। हाँ, क्योंकि आप बाहर का खाना खाते थे ना, इसलिए। खाना तो तुम्हारी चाची अपने घर से ही भेजती थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को इतना मिस करता था कि ठीक से खाना भी नहीं खाता था। इसीलिए वो हमेशा अपने मायके से 2-3 दिन में ही वापस आ जाती थी। लेकिन आप लोग तो पूरा दिन। यही ना कि पूरा दिन लड़ते रहते हैं। नीरव, शादी का मतलब बस एक दूसरे को प्यार से बात करना नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की परवाह करते करते एक दूसरे को डांटना, गुस्सा करना और कभी कभी नाराज़ होना भी होता है। तुमने तो हमेशा बस एक तरफ से देखा शादी के रिश्ते को। हाँ, इसीलिए मुझे लगता था कि आप सबकी शादी अधूरी है। हाँ, तो तू भी ये आधी अधूरी शादी ही कर ले। क्या पता शादी के बाद तुझे भी पता चल जाए कि पूरी शादी क्या होती है। आधी शादी कर लो? फैसला अब तेरा है। तेरे लिए सोनिया का रिश्ता आया है, अब ये तेरे ऊपर है कि तू क्या करना चाहता है। 1 साल के बाद। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। हाँ तो ठीक है, आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो किसने कहा कीजिए? मैं जा रहा हूं ऑफिस। हाँ हाँ ठीक है। आज फिर से लड़ रही है? अरे माँ जी, अभी देखिएगा कैसे पीछे पीछे आती है सोनिया। सुनो, ये आपका टिफिन, ये आपका रुमाल, ये आपकी चाबी और ये आपका पर्स। सुनो, आज तुम्हारे लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया है जो तुम्हें पसंद आई थी, पहन कर देख लेना, ठीक है? ठीक है। हाय हाय, मुस्कान तो देखो हमारी देवरानी की जरा। तभी तो मैंने कहा था आधी शादी ही कर ले। देख, हो गई ना अब पूरी। क्या बाबा, आप भी। प्रभा देवी अपने बेटे के साथ एक बड़े मकान में रहती थी। अपने 2 जवान बेटों और पति को खो चुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहारा था। गोपाल ऑफिस से आते ही माँ के पास बैठ जाता। माँ, दिन में क्या खाया? बेटा, पराठा सब्जी खाई थी।
माँ ने बताया। दूध पिया था? गोपाल ने पूछा। अब भूल गई थी बेटा। माँ, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सेहत गिर रही है और तुम दूध भी नहीं पीती हो। गोपाल नाराजगी व्यक्त करता। अरे खाने के बाद नींद लग गई थी तो नहीं पी पाई, माँ ने जवाब दिया। अच्छा, अब रात को पी लेना, गोपाल ने कहा। अब उसकी तो मैंने खीर बना दी। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो। च्यवनप्राश खाई थी? अरे कल च्यवनप्राश खत्म हो गया था ना, इसलिए नहीं खा पाई बेटा। और तुमने कहा भी नहीं। अब कल लेते आना बेटा। ठीक है, कल लेता आऊंगा। ऐसे रोज गोपाल आता, माँ के पास बैठता और फिर खाना खाकर सो जाता। सवेरे ऑफिस चला जाता। घर का सारा काम नौकरानी कर देती। एक दिन माँ प्रभा देवी ने कहा, बेटा अब मेरे लिए बहू ला देना। अरे अभी क्या जल्दी है माँ? बेटा पोते का मुंह देखने का बहुत मन करता है, प्रभा देवी गंभीर होकर कहती। ठीक है माँ, कर लूंगा, थोड़े दिन और रुक जा। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। माँ जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल माँ से लिपट जाता। अरे माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बहू की चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। माँ बेटे लिपट कर खूब प्यार करते। गोपाल का एक दोस्त था मोहन। दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक ऑफिस में ही लगी। लंच के समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा, अरे यार, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं देखा? पिताजी के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया, गोपाल ने बताया। क्यों? इस समय तकलीफ में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं, मोहन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाचा जिन्हें पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था उन्होंने भी नाता तोड़ दिया। गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया। चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहन ने कहा। अरे चाचा को छोड़ो, बुआ ने भी आना जाना छोड़ दिया। सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सभी ने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिश्ता रखना, सही किया माँ ने। कुछ दिन बाद गोपाल ने मोहन से कहा, यार मोहन, तुम अकेले रहते हो एक कमरे में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, दोनों साथ रहेंगे। मोहन की बहुत ना नुकुर करने के बाद गोपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे। गोपाल की माँ को भी अच्छा लगने लगा। 3-4 महीने बाद एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ, मेरा 9 महीने के लिए चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। माँ, मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर 10 महीने की ही तो बात है। बेटा, ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। नहीं माँ जी, वहां गोपाल के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है, मोहन ने माँ को बताया। ये सुनकर माँ रोने लगी थी। फिर एक दिन गोपाल चेन्नई चला गया। मोहन माँ का बहुत ख्याल रखता। नौकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन माँ की हर जरूरत का ध्यान रखता। 1 महीना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो माँ ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे। जी माँ जी। मोहन ने माँ को फोन दे दिया। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। हर महीने माँ गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, बस माँ 3 महीने और रुकना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है ना। अरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंता मत कर माँ, मोहन है तो। हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसी बीच 4-5 दिनों के लिए मोहन भी चेन्नई गया था और लौट कर आया तो माँ को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन हमेशा माँ से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ी
फिर भी गोपाल नहीं आया। माँ की हालत खराब होती जा रही थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते। और ऐसा बेटा भी क्या जो माँ की बीमारी में भी नहीं आए? चेन्नई बहुत दूर है, आने में समय लगता है। फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है? कुछ दिन बीते, माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है। हे भगवान, मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो माँ की मौत में भी नहीं आया। फिर जो कहानी मोहन पड़ोसियों को बताता है, उससे सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन माँ अपने 2 बेटों को खो चुकी थी, पति भी नहीं थे। अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती। और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी भी मौत देखे और बेमौत मर जाए। हैं? फिर वो फोन पर कौन बात करता था? वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था जो मैं माँ को सुना देता था। गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपत्ति मोहन ने अनाथालय को दे दी।